हेलो। हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप सभी? इतने दिन से क्या चल रहा था हमारे ग्रेविटेशन चैप्टर चल रहा था। और ग्रेविटेशन चैप्टर में हम पहले ही जो केपलर्स के लॉज हैं उन लॉज के बारे में आप अच्छे से पढ़ चुके हो। और फिर हमने आपको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी पढ़ा दिया था। क्या बोलता है आपके यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कि इस पूरा यूनिवर्स में, जितना भी पूरा यूनिवर्स है, इस यूनिवर्स में जितने भी आपके कोई भी टू ऑब्जेक्ट्स हैं, लाइक कोई से भी टू ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, वो दोनों ऑब्जेक्ट्स क्या हैं आपके एक दूसरे पर एक अट्रैक्शन फोर्स एक्सर्ट करते हैं। क्या करते हैं? अट्रैक्शन फोर्स एक्सर्ट करते हैं, अट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यही होता है, ठीक है। और उस अट्रैक्शन फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है आपको पता है, वो उनके मासेस के प्रोडक्ट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सॉरी, उनके मासेस के प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और उनके बिटवीन जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस के इनवर्सली स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, उस डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये आपने पढ़ लिया था। आज हम जानेंगे ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन क्या होता है, तो वो उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे आज का हमारा टॉपिक? क्या रहेगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अच्छा, ग्रेविटी के बारे में जो भी जानता है वो आज देख लो। यहाँ पे पिछली क्लास में डिस्कस किया था, ग्रेविटी और ग्रेविटेशन दोनों अलग अलग चीज है। क्या है? अलग अलग। ग्रेविटी क्या होती है? जो अर्थ है किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ जो जिस अट्रैक्शन फोर्स से पुल कर रही है, खींच रही है, ठीक है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटी बोलते हैं। ग्रेविटी में एक चीज आपकी कॉमन है, क्या है कि अर्थ किसी भी अनदर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचेगी तो उसे हम ग्रेविटी बोलेंगे। जो अट्रैक्शन फोर्स लगाएगी ना, उसे हम ग्रेविटी बोलेंगे। और ग्रेविटेशन क्या है? ग्रेविटेशन फोर्स ये है कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकते हैं, उसमें अर्थ इंक्लूड नहीं है। अगर अर्थ है तो वो ग्रेविटी हो जाएगी, ठीक है। और अर्थ नहीं है, कोई दो ऑब्जेक्ट है, जैसे कि ये दोनों ऑब्जेक्ट है, एक दूसरे पर जो अट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं उसे हम ग्रेविटेशन फोर्स बोलते हैं। और जो ये ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटी मतलब अर्थ की वजह से जो फोर्स लग रहा है उसे हम ग्रेविटी बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, किसकी वजह से फोर्स लग रहा है? अर्थ की वजह से जो फोर्स लगता है उसे हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटी बोलते हैं, ठीक है। तो आज हम जानेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन। अब बच्चों आपको पता है, मैंने बता दिया ग्रेविटी फोर्स क्या है। जो अर्थ की वजह से इस पर जो पुलिंग फोर्स लग रहा है उसे हम ग्रेविटी बोलेंगे। अब ये क्या है? ग्रेविटी से इन्फ्लुएंस होकर, जैसे ही इसको मैं नीचे गिराऊंगा, ठीक है, जैसे ही मैंने इसको नीचे गिराया, नीचे जाने फोर्स होगा, तो बेटा ये जैसे ही नीचे जा रहा है और नीचे जाते जाते जिस एक्सेलरेशन से जा रहा है, किससे जा रहा है? जिस एक्सेलरेशन से जा रहा है उसे हम क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। और उसे हम किससे डिनोट करते हैं? जी से डिनोट करते हैं, स्मॉल जी से, इस एक्सेलरेशन को। तो इसकी काफी सारी लैंग्वेज और थ्योरी हो जाती है, इसकी काफी सारी जो डेफिनेशन है खूब सारी हो जाती है। या फिर आप ये बोल सकते हो जिस एक्सेलरेशन से बॉडी क्या है अर्थ की तरफ टुवर्ड्स द अर्थ की तरफ मूव कर रहा है उसे हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोल देंगे। या फिर अर्थ जो एक्सेलरेशन अर्थ के पुलिंग फोर्स की वजह से हो रहा है, किसकी वजह से? अर्थ के पुलिंग फोर्स की वजह से। इस पर क्या है? अर्थ एक पुलिंग फोर्स लगा रही है, जिस वजह से ये क्या है? अर्थ की तरफ मूव करेगा। और उस पुलिंग फोर्स की वजह से इसमें जो एक्सेलरेशन आएगा उसे हम क्या बोल सकते हैं? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इसको ये भी बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन है ना जी। इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल जी से। किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल जी से इसको हम डिनोट करते हैं। या फिर ये बोल दोगे आप, या फिर जो कोई भी बॉडी आपकी क्या है अर्थ की तरफ मूव कर रही है, जैसे मैं यहाँ बना देता हूँ आपके, ये अर्थ है, ठीक है। अब इस तरीके की अर्थ मान लीजिए, यहाँ अर्थ की सरफेस पर एक बॉडी रखी है, m मास की बॉडी रखी है। इसको मैं अच्छे से बना देता हूँ, किस मास की है ये? m मास की आपकी बॉडी है। अब अर्थ का ये सेंटर, तो अर्थ क्या करेगा? आपने ग्रेविटेशन रूल में पढ़ा था
जो ग्रेविटेशन लो है वो कहाँ लगता है? टू बॉडीज के सेंटर टू सेंटर, सेंटर से सेंटर के बीच में लगता है, उसकी डिस्टेंस ही हम लेते हैं, सेंटर टू सेंटर वाली डिस्टेंस। तो ये जो बॉडी है इसको, जो आपकी अर्थ है वो कहाँ तक खींचेगी? उसके सेंटर से खींचेगी, सेंटर की तरफ ही खींचेगी भाई, है ना। तो यहाँ देखेंगे सेंटर की तरफ खींचेगी, तो ये वाली डिस्टेंस इसके नीचे की तरफ क्या लगेगा? एक पुलिंग फोर्स लगेगा इस पर, उसे हम ग्रेविटेशन फोर्स बोलते हैं। और बच्चों आपको पता है एक्शन रिएक्शन फोर्स के बारे में आप जानते हो, न्यूटन का थर्ड लॉ आपके होता है। कोई भी बॉडी है उसके वेट के इक्वल में, उसके वेट के इक्वल अमाउंट में क्या है? अर्थ उस पर क्या लगाती है? फोर्स लगाती है, पुलिंग फोर्स लगाती है, ये तो आपको पता है। पुलिंग फोर्स कौन सा होता है? उसके वेट के इक्वल अमाउंट में, किसके अमाउंट में? इक्वल अमाउंट में एम जी। किससे डिनोट करते हैं? एम जी से। यहाँ ये वो वाला जी है एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन वाला जी है यहाँ पर ग्रेविटेशनल वाला। और ये तो आपके रेडियस हो ही जाएगी इसकी आर ई, यहाँ से यहाँ तक। अर्थ का मास है आपके 8, ये जान लेंगे। तो यहाँ पर क्या बोला है, इसकी एक और डेफिनेशन आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? अर्थ क्या? अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट, अर्थ एक यूनिट मास के ऑब्जेक्ट पर, किस पर बेटा? यूनिट मास के ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटेशनल जो फोर्स लगाती है वो किसके इक्वल होता है? उसके एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। समझ भाई? अगर मैं मास कर रही हूँ, ये फोर्स लगा रही है F इज इक्वल टू mg, ये फोर्स लगा रही है। अब ये जो मास है आपका कैसा है बच्चों? यूनिट मास। कैसा मास है? यूनिट मास। तो इस यूनिट मास की वैल्यू कितनी है भाई? 1 है। तो यहाँ मैं लिख दूंगा F इज इक्वल टू क्या आ गया आपके? g के इक्वल आ गया। तो ये इसकी थर्ड डेफिनेशन हो जाएगी इस तरीके से। आप जान लोगे क्या है अर्थ क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट पर यूनिट मास, किसी भी यूनिट मास के ऑब्जेक्ट पर एक पुलिंग फोर्स लगा दी है तो वो फोर्स किसके इक्वल होगा? उसके एक्सेलरेशन के इक्वल हो जाएगा। ये तो आपको बात समझ में आ गई, ठीक है। यहाँ तक हमने देख लिया। इसके बाद में आप देखोगे इस g की जो वैल्यू है वो कैसे निकालते हैं। यहाँ देखिए ध्यान से, जो फोर्स अट्रैक्शन फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स की वैल्यू क्या है बच्चों? कंफ्यूज नहीं होना आपको। एक तो अट्रैक्शन फोर्स भी लगता है, समझ रहे हो? अर्थ के सेंटर की तरफ एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, और जो परपेंडिकुलर नॉर्मल जो फोर्स लगता है उस पर वो mg होता है। तो यहाँ देखो ये किसके इक्वल होगा? g कैपिटल M E स्मॉल m अपॉन में क्या हो जाएगा आपके इस r e का स्क्वायर। ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये तो पता है आपको, है ना। g ग्रेविटी बोल देते हैं हम इसको, ग्रेविटी। और एक और फोर्स आपके एक्सर्ट करती है वो वाला F नॉर्मल। F नॉर्मल फोर्स रखते हैं, इस F नॉर्मल फोर्स से क्या है? ग्रेविटी इसको अपनी तरफ खींच रही है। और ये ऑब्जेक्ट भी इस पर क्या है? mg फोर्स लगा रहा है, पता है आपको। एक्शन रिएक्शन वाला, एक्शन रिएक्शन वाला मेरा आप जानते हो, कोई भी बॉडी एक्शन रिएक्शन क्या होता है? अगर अर्थ इस पर mg फोर्स लगा रही है तो ये वाली बॉडी भी क्या है? अर्थ पर mg फोर्स लगाएगी, समझ रहे हो? ये वाली बॉडी भी क्या है? अर्थ पर mg फोर्स लगाएगी। और ग्रेविटी फोर्स क्या है? अट्रैक्शन वाला फोर्स है। इसका मतलब है ये वाली बॉडी भी क्या है? अर्थ को अपनी तरफ खींच रही है और अर्थ भी इस वाली बॉडी को अपनी तरफ खींच रही है। बट आप बोलोगे सर हमें तो सिर्फ इस बॉडी का ही मूवमेंट दिखता है अर्थ की तरफ, अर्थ का मूवमेंट इसकी तरफ नहीं दिखता है। ये मैंने उस वाली प्रीवियस क्लास में बताया था आपको, क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि बच्चों इसका मास क्या है? कम है, समझ रहे हो? इसका मास कम है और इसका मास ज्यादा है। इस वजह से क्या है? ये इसकी तरफ खींच रही है बट ये इसकी तरफ नहीं जा रही। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास में, है ना। कैलकुलेशन करके बताइए वहां पे। तो यहाँ देखो ये F नॉर्मल फोर्स क्या है आपके? mg हो गया। इन दोनों को भी क्या हम इक्वेट कर लेते हैं। mg इज इक्वल टू इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। इक्वेट द इक्वेशंस, इनको इक्वेट करके देखते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे? mg इज इक्वल टू हो जाएगा आपके g m e स्मॉल m डिवाइड में आपके क्या हो जाएगा? r e स्क्वायर। स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल आउट, बचा क्या? g। तो यहाँ से ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या है? g कैपिटल G m e अपॉन r e स्क्वायर। देखिए ध्यान से ये वैल्यू है। यार यहाँ पर एक चीज नोटिस किया आपने? ध्यान दिया? ये जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है वो मुझे बताओ इस बॉडी के मास पर डिपेंड कर रहा है क्या? बॉडी के मास पर डिपेंड कर रहा है क्या? कहाँ कर रहा है भाई? नहीं बॉडी का मास, ये तो अर्थ का मास, बॉडी के मास पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो यहाँ से कंक्लूजन आपके निकल कर आता है कि
जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो बॉडी के मास पर डिपेंड नहीं करता है। क्या नहीं करता? बॉडी के मास पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, ये तो इसकी वजह से क्या है, अगर मैं हेवी ऑब्जेक्ट लूं या फिर अगर मैं लाइटर ऑब्जेक्ट लूं, मैं कैसा भी ऑब्जेक्ट लूं, उसको मैं ग्रेविटी अर्थ के ऊपर गिराऊंगा, फॉल कराऊंगा, तो उन सारे ऑब्जेक्ट का जो आपके एक्सेलरेशन आएगा ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी वजह से जो एक्सेलरेशन आता है वो क्या होता है, आपके कांस्टेंट होता है। समझ गए? क्या होता है? कांस्टेंट। मतलब कोई कितनी बड़ी ऑब्जेक्ट है, कितनी बड़ी बॉडी ले लो, कितनी छोटी बॉडी ले लो, वो अगर अर्थ के ऊपर गिर रही है, अर्थ के ऊपर, है ना, तो उसका जो एक्सेलरेशन आता है वो एक ही होता है, चाहे मैं इसको फेंकूं या फिर इसको नीचे फेंकूं, ड्रॉप करूं, दोनों के मासेस अलग अलग है, बट बेटा दोनों का जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा, एक ही एक्सेलरेशन होगा। समझ में आई? क्योंकि यहाँ पर देखो जी भी आपकी क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, अर्थ का मास वो भी कांस्टेंट होता है, और यहाँ पर जो आर आपको दे रखी है, आर मतलब रेडियस ऑफ अर्थ, अर्थ की रेडियस दे रखी है, तो बेटा अर्थ की रेडियस भी क्या है, इक्वल है। और छोटी मोटी जो हाइट्स हैं उन पर हम क्या है, इसको इक्वल ही मानते हैं। जैसे कि बड़ी से बड़ी बिल्डिंग आपने ले ली, उसको भी हम क्या इक्वल मानते हैं, बट अगर आप माउंट एवरेस्ट पर चले गए तो थोड़ा सा फर्क पड़ता है, उसकी रेडियस की वैल्यू में थोड़ा सा फर्क पड़ता है, बट आप मीटर्स में जो भी हाइट लेते हो ना, किलोमीटर वाली बात नहीं कर रहा हूँ, मीटर्स में जो भी हाइट लेते हो उस पर ज़्यादा डिपेंड नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता है। तो ग्रेविटी वहां